हाय देयर, इट्स मी समीर ख्वाजा। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी पार्ट बी। हमने लास्ट टाइम वेरिएबल्स, इंस्टॉलेशंस और एरेज, इसके अलावा हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन जिसमें स्ट्रिंग फंक्शंस और एरेज फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से हमने इसके पार्ट बी की तरफ हम आए। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो जहाँ पे हमने लेफ़्ट किया था वो अल्टरनेटिव सिंटेक्स था। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट कर रहे हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर से, जिसके अंदर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती है, जिसमें इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट होती है, और कुछ लूप्स आते हैं जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच स्टेटमेंट्स, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आती है हमारे पास, रिक्वायर, इंक्लूड, जो कि फाइल्स भी दूसरी एक्सटर्नल सोर्सेज से फाइल को हम अपने फोल्डर के अंदर डालते हैं। इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते जाएंगे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसको हमने जावास्क्रिप्ट के अपने जो वीडियोस है उसके अंदर हमने कवर किया था। इसमें हमने लूप्स और स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हम वापसी इसको डिस्कस कर लेते एक बार, क्योंकि जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सबसे पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती है, सिंपल, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है आई, इसमें 1 वैल्यू डाल दी है, और फिर मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखी है कि इफ़ आई अगर इक्वल 0 के, डबल इक्वल मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, सिंगल इक्वल से हम सिंपल वैल्यू असाइन करते हैं, डबल इक्वल हमने लिखा है, और अगर 0 के अंदर आई की वैल्यू है, यानी आई के अंदर फिलहाल अभी 1 है, तो हम बोल रहे हैं कि 1 इक्वल टू 0 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल फैक्ट है कि 1 0 के बराबर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगी, और इस ब्रैकेट तक हम, जो अगर कंडीशन ट्रू होती तो वो एग्जीक्यूट होता। तो इफ़ स्टेटमेंट का ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर एल्स इफ में हमारे पास, अगर इफ़ की वैल्यू ट्रू नहीं होती तो हम फिर एल्स इफ पे जाते हैं, और फिर हम मल्टीपल एल्स इफ हम बना सकते हैं, और एंड में हमारे पास एक एल्स स्टेटमेंट आती है, जो कि अगर सारी वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू नहीं होती तो हम यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट बना सकते हैं। सही है, अगर कुछ भी चीज़ ट्रू नहीं होती तो हम एल्स में हम कुछ भी इको करवा सकते हैं। सपोज़ मैंने इको करवा दिया नथिंग, और हर स्टेटमेंट के बाद हम इसको सेमी कॉलन से एंड करते, ताकि पता चल जाए स्टेटमेंट हमारे पास फिनिश हो गई। सही है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो एल्स इफ में हम चेक कर रहे हैं कि 1 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जनरल फैक्ट है, 1 इक्वल 1 है, तो हम इको कर देंगे आई इक्वल टू 1। इको हमारे पास प्रिंट के लिए यूज़ होता है, तो हम जो स्क्रीन पे नज़र आएगा वो आई इक्वल टू 1 नज़र आएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास चेक नहीं होगी, यहाँ पे ये सपोज़ ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट हमारे पास। सही है, यहाँ से, और हम फिर इधर एल्स के बाद इस यहाँ लाइन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कोड को रीड करना। स्विच हमारे पास जो होता है वो इफ़ एल्स की तरह ही होता है, सिंपल यहाँ पे जो इसका कंडीशन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें क्या है कि हमने एक वेरिएबल बनाया फेवरेट कलर, इसमें रेड वैल्यू डाल दी, और फिर हमने स्विच लिखा है। स्विच के बाद हम जो टेस्ट केस जो होता है उसको हम पास करते हैं कि हमें किस चीज़ पे टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल पास कर दिया है फेवरेट कलर, हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें वैल्यू रेड है। फिर हम केसेस बनाते हैं, ये केस 1, यानी केस, पहले केस में अगर रेड है, सपोज़ इसकी वैल्यू रेड है, तो आप इसको प्रिंट, ये इस पे चले जाओ कॉलन के बाद, अगर फिर दूसरे केस में हम ब्लू है तो इस पे चले जाओ, वो केस 3। लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट केस लगते हैं, जैसे हम इफ़ एल्स में एल्स लिखते थे, सपोज सारे केस फेल हो जाते तो हम डिफ़ॉल्ट केस की तरफ जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस बात है कि हमने ब्रेक यूज़ कर रहे हैं हर केस के बाद। तो वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या हमें ये देखना है कि अगर एक केस की वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है, अगर वो कंपेयर हो जाता है और रेड की वैल्यू रेड के बराबर होती है, तो वो दूसरे केस पे जंप ना करे और उसको कंपेयर ना करे। तो इस तरीके से हमारे पास जो होगा वो वैल्यू ब्रेक हम यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करोगे तो अगर फॉर सपोज रेड अगर वैल्यू ट्रू हो जाती है, जैसे हमारे पास ट्रू हो रही है ये योर फेवरेट कलर इज़ रेड, जो कि प्रिंट हो रहा है ब्राउज़र पे, तो अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करते मैं, तो वो केस ब्लू को भी चेक करता, और यहाँ पे अगर कहीं पे इसको एक और रेड मिलता तो वो इसको भी प्रिंट करवाता जाता। तो इस वजह से हमें ब्रेक यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद लूप्स पे हम जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। अच्छा, वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क ये होता है कि जो वाइल लूप जो होता है वो कंडीशन चेक करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। सही है, अगर कंडीशन स्टार्ट में फॉल्स हो जाती है तो वो वाइल लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जबकि डू वाइल लूप जो होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक करता है। सही है, वाइल यानी वाइल, अगर कुछ चीज़ सही है, ये कंडीशन सही है तो इसको एग्जीक्यूट करो। डू वाइल, डू पहले काम करो और फिर कंडीशन चेक करो। सही है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है, और मैं चेक कर रहा हूँ कि 0 अगर लेस देन इक्वल टू 100 है। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है, तो ट्रू रिटर्न होता है, तो हम इस लूप के अंदर जाते हैं और इको कर रहे हैं द नंबर इज़ 0। सही है, प्रिंट हो रहा है 0, और फिर ब्रेक लाइन कर रहे हैं हम।
और फिर एक्स के अंदर हम +10 कर रहे हैं, सही है, प्लस इक्वल टू 10, यानी एक्स में हम इंक्रीमेंट बाय 10 कर रहे हैं, सही है, हर टाइम। और फिर नेक्स्ट वैल्यू में जाएंगे, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, हाँ ट्रू है, तो इस हिसाब से वो प्रिंट कर दो 10 को, द नंबर इज़ 10। और ऐसे नंबर चलता रहेगा। लास्ट में चेक होगा कि वाइल 100 हो जाएगा तो चेक करेंगे 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, अच्छा लेस देन तो नहीं पर इक्वल ज़रूर है, तो इसलिए द नंबर इज़ 100 प्रिंट हो जाएगा और फिर इंक्रीमेंट बाय 10 होगा। अब वैल्यू जो होगी वो 110 हो गई होगी इस टाइम पे, तो अब चेक करेगा कि 110 इज़ लेस देन इक्वल टू 100 और फॉल्स रिटर्न हुआ वो, और स्टेटमेंट इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी, सही वाइल लूप में। डू वाइल में क्या हो रहा है, हमने एक्स की वैल्यू 6 डाली है और हमने डू किया है, इको करो द नंबर इज़ 6, तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज़ 6, सही है। और फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अगर हम वाइल में कर रहे होते हैं ना तो ये कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं, क्योंकि 6 हम अगर पहले चेक करते कि 6 इज़ लेस देन 5, और तो हम सर पे अपने हाथ रख देते कि ये लूप चला कैसे, क्योंकि 6 हमारे पास हमेशा लेस देन 5 नहीं होता, वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो जाता है। और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, सही है, तो 7 इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है तो 7 हो जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक बार ये प्रिंट होगा, क्योंकि वो डू में हमारे पास हमने लिखा था 1 टाइम प्रिंट होगा कि नंबर इज़ 6, और फिर इसके बाद कभी नहीं चलेगा ये स्टेटमेंट जब वाइल लूप पे हम जाएंगे। अच्छा, फोर लूप जो होता है वो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला लूप है, जो ज़्यादातर हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हुए देखते हो, वो फोर लूप है, सही है। मेरा खुद का फेवरेट है फोर लूप। इसमें क्या होता है कि हम पहले ये इनिशलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे इनिशलाइजेशन हो रही है, सही है, इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन सेकंड में कंडीशन आता है, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, और फिर ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं कि वो अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास चलेगी। तो यहाँ पे हमने 0 लगाया इनिशियलाइजेशन एक्स के लिए 0, और चेक कर रहे हैं कि 0 अगर लेस देन 100 है तो क्या करो, इसको 10 से प्लस करना है हमें, और पहले तो प्रिंट करेंगे, यानी यहाँ पे जाएगा 0 और फिर इस पे जाएगा, हाँ सही है, उसको प्रिंट करो और फिर इसके बाद इसको इसके अंदर 10 इंक्रीमेंट करो, फिर इसके बाद वापसी चेक करो कि अब 10 इज़ लेस देन 100 है, हाँ तो फिर प्रिंट करो द नंबर इज़ 10, और फिर वापसी 10 प्लस करो, तो ऐसे चलता है लूप, ऐसे चलता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। फर्स्ट टाइम में इधर से जाएगा, फिर इसके बाद सर्कल में घूमता जाएगा, और इसी तरीके से जैसे ही वो 110 हो जाएगा तो 110 इज़ लेस देन 100 इज़ फॉल्स, तो वो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा लूप। इसके बाद फॉर ईच लूप होता है, जैसे हमने अपने पार्ट ए के अंदर हम एक एग्जाम्पल कर रहे थे जिसके अंदर हमने फॉर ईच लूप वॉकिंग एरे को वॉक करने में हमने इस्तेमाल किया था, जो हम एरे की हर वैल्यूज़ को ट्रिवर्स कर रहे थे फॉर ईच लूप से। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने की वैल्यू पेयर्स एरे बनाया है, सही है, एक एज है जिसमें एक एरे बनाया है जिसका की है पीटर और इसकी वैल्यू 35, फिर बैन है एज की बैन है और इसकी वैल्यू 37, और फिर की जो है और इसकी वैल्यू 43, सही है। और फिर मैं एरे को ट्रिवर्स कर रहा हूँ, कैसे, फॉर ईच लिखा है। तो ये जो एज वेरिएबल है ना, जो हमारे पास हमने यहाँ पे एरे में पास करवाया है, ये जो एज है इसको हमने यहाँ पे पास करवा दिया, और ये जो पूरा हमने एरे है, और फिर इसके बाद हमने एज लिखा है, एज कीवर्ड के बाद हमने यहाँ पे की, जो की एरे में फैच हो रही है वो की यहाँ पे आ रही है एक्स के अंदर, और इसकी वैल्यू जो की के जो रिप्रेजेंट में वैल्यू है ना, वो हमारे एरे वेरिएबल वेल में आ रही है, सही है, वी एल में आ रही है। और फिर हम इको करवा रहे हैं क्या, कि एक्स और फिर इक्वल की साइन लगा रहे हैं, और फिर दूसरा वेरिएबल का नाम जो वैल्यू का नाम है, यानी की और वैल्यू को हम ट्रिवर्स कर रहे हैं और प्रिंट करवाते जा रहे हैं। यानी फर्स्ट टाइम में पीटर और 35 प्रिंट होगा, और फिर इसके बाद बैन 37 और फिर जॉय 37। तो इस हिसाब से हम फॉर ईच के अंदर वैल्यू को ट्रिवर्स करते हैं, यानी पूरे एरे को ट्रिवर्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में पार्ट ए के अंदर हमने खाली जो बिना की पेयर वाला वैल्यू एरे था उसको हमने ट्रिवर्स किया था, यहाँ पे हमने की पेयर वाले वैल्यू को ट्रिवर्स करना दिखा है। तो बहुत आसान है फॉर ईच लूप भी, फॉर लूप की तरह ही होता है। सिंपल ये है कि खाली एस का कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे जो एरे होता है उसको पास करते हैं, और फिर यहाँ पे एरे में रिप्रेजेंट में जो वैल्यूज़ आती है उसको हम यहाँ पे गेट करवाते जाते हैं। सही, सिंगल वैल्यू होती है तो खाली हम एक वेरिएबल लिखते हैं, और फिर यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती है। हमने ब्रेक स्टेटमेंट स्विच में देखी थी, इसके अलावा कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होती है। इस दोनों का मतलब क्या होता है, ब्रेक जो होता है वो सिंपल एक तरीके से टर्मिनेशन को बोलते हैं, सही है। फॉर सपोज एक चीज़ हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो जाती है, हमने जिसे ब्रेक कर देते तो वो उस कंडीशन या उस ब्रैकेट से
अपने आप को सपोज एग्जिट कर देता है या रिमूव कर देता है और फिर इसके बाद वापसी उस पर रिटर्न नहीं होता। जबकि कंटिन्यू में क्या होता है कि उस अगर कहीं पे एरर आता है, कहीं पे हमें कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसको वो कंटिन्यू करता है, यानी उसको रिमूव कर देता है और इसके बाद फिर स्टार्ट करता है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे हमने फोर लूप लगाया, सही है, 0 से स्टार्ट किया, फिर इसके बाद 10 तक हमने चलाया, सही, कंडीशन 10 तक है, और इंक्रीमेंट बाय 1 किया, हमने चेक किया कि इफ़ जो एक्स की वैल्यू है जो कि अभी फ़िलहाल 0 है और 10 तक चलेगी, तो यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक चलेगी, सही है। तो वो जैसे ही 4 के बराबर हो, इज इक्वल टू 4 हो, तो हम ब्रेक कर दें, सही है। और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी और फिर इसके बाद हमने एक और स्टेटमेंट लिखी है जो कि इफ़ स्टेटमेंट के बाहर है कि इको करो द नंबर इज़, जो करंट नंबर है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट में 0 आएगा, सेकंड जब इंक्रीमेंट बाय 1 होगा चेक करेगा कि 1 इज़ इक्वल टू 4, नहीं, तो ये चीज़ नहीं चलेगी इफ वाली, और हम 1 प्रिंट करेंगे, फिर ऐसे 2 प्रिंट करेंगे, फिर 3 प्रिंट करेंगे, और 4 के टाइम पे क्या होगा कि हम चेक करेंगे 4 इज़ इक्वल टू 4, हाँ, अब ब्रेक कर दो, ब्रेक से क्या होगा कि ये लूप ही ख़त्म हो जाएगा, ये लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम 5 पे जाएंगे ही नहीं, ना 6 पे जाएंगे, अप टू 9 हम जाएंगे नहीं। अगर इसकी जगह पे हमने कंटिन्यू लिखा होता तो क्या होता कि फर्स्ट टाइम में 0 चलता, 2 चलता, 3 चलता, 3 0 1 2 3 3 चलता, और 4 जब आता ना तो 4 में हम कंटिन्यू करते, कंटिन्यू से क्या होता, ये लूप उस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता, यानी उस स्टेटमेंट को रिमूव कर देता, इसके बाद वाली को टर्मिनेट नहीं करता। तो इस हिसाब से वो 4 को यहाँ से वाइप आउट कर दिया 4 को, और फिर 4 के बाद जो एग्जीक्यूशन है उसको कंटिन्यू किया, यानी 5 6 7 8 9, सही, अप टू 9। तो इस ये डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। अच्छा, अब तक हमने जो फंक्शंस पढ़े थे पीएचपी में वो थे बिल्ट इन फंक्शन, जो पार्ट ए में हमने पढ़े थे, जो एरेस फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन हमने पढ़े थे, वो बिल्ट इन फंक्शंस है। टोटल 1000 प्लस बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास पीएचपी में मौजूद है, जिससे पीएचपी की जो काबिलियत है या पीएचपी की जो एक तरीके से जो रियल पावर है वो हमारे पास शो होती है। फंक्शन सिंपल क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है या एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम रिकर्सिवली या जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसको कॉल कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी अपनी HTML नहीं जावास्क्रिप्ट की वीडियो के अंदर, एग्जांपल दी थी फंक्शन की, जिसके अंदर फॉर सपोज एक आपके पास एक मैकेनिक है, सही है, या प्लम्बर है। अब आपके पास अगर घर में अगर आपका पाइप कोई डैमेज हो जाता है या वाटर लीक कर रहा है, तो आप उस मैकेनिक को कॉल करते हो। तो इज़ जस्ट लाइक आप कॉल कर रहे हो, कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग अ मैकेनिक इज़ अ मैकेनिक, एक फंक्शन है जो आएगा आपके पास, काम करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और फिर चला जाएगा, इस नॉन एस फंक्शन। तो ये क्या होता है कि अगर फॉर सपोज आपका एक पाइप ख़राब हो गया तो आपने कॉल किया मैकेनिक को, उसने सही किया और चला गया, फिर दूसरा पाइप ख़राब हुआ तो आपने कॉल किया, वो दूसरा पाइप को आके सही करके चला गया, सही है, प्लम्बर को। तो वो कॉलिंग का फंक्शन हुआ। अब फंक्शन से क्या होता है, कोड जो होता है वो रीडेबल हो जाता है और इसकी कोड की जो लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाता है। फॉर सपोज अगर मुझे ए और बी को प्लस करना है, दो वैल्यूज़ को, तो मैं फंक्शंस को एक बना दूंगा जिसमें ए और बी की वैल्यू पास करूंगा और वो प्लस करके मुझे रिटर्न वैल्यू कुछ दे देगा, सही है। तो ये एक फंक्शन है। अगर मैं ऐसा चाहूँ कि ए और बी को प्लस करूँगा एक लाइन पे, फिर दूसरी लाइन पे अगर मुझे ज़रूरत पड़े मैं बार बार लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा हूँ, ये तो सिंपल वन लाइन है। अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है जिसमें हमें फैक्टोरियल निकालना हो, फिर प्लस करना हो, फिर सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो, तो उसका हमने फंक्शन लिख दिया, तो हम इसको खाली वैल्यू पास करो वो सॉल्व करके दे देगा हमें वैल्यू। बार बार कोड पूरा एक तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो इसका सिंटेक्स ये, हम लिखते हैं फंक्शन, सही है, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट, इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं अपने, यानी कुछ वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। और अगर कुछ रिटर्न करना होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं और फिर रिटर्न जो हमें करना होता है हम लिखते हैं। तो टोटल हम देख लेते हैं, हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। हाँ, 4 टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि जो कि कुछ ना वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है ना कुछ रिटर्न कर रहा है, हम खाली कॉल करते हैं, वो काम करता है और एग्जीक्यूट हो जाता है और चले जाता है। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया राइट मैसेज, हमने यहाँ पे इको कर दिया फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब जब प्रोग्राम रन होगा ना तो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होगा, हमें इसको कॉल करना पड़ता है। हम लिखेंगे राइट मैसेज और ब्रैकेट बंद करके हम सेमीकोलन लगाएंगे तो इस फंक्शन को कॉल करेगा और वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। इट्स जस्ट लाइक अ कॉलिंग अ फंक्शन, सही है। फंक्शन कॉल किया है, ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है ना कुछ रिटर्न कर रहा है। सेकंड टाइप में वो फंक्शन है जो कि कुछ वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा है, यानी आर्ग्यूमेंट हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है पर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। जिसमें हमारे पास एग्जांपल है ऐड फंक्शन की, जो कि 2 पैरामीटर्स ले रहा है, यानी num1 और num2।
हमने यहाँ पे पास किया ऐड फंक्शन के अंदर 10 और 20, तो 10 वैल्यू num1 में जाएगी और 20 वैल्यू num2 वेरिएबल में जाएगी। सही है, दो वेरिएबल में वैल्यू चली गई। अब सम के अंदर एक नया वेरिएबल बनाया सम, जिसके अंदर हमने num1 प्लस num2 किया है और फिर हमने इको कर दिया यहाँ पे ये सम ऑफ टू नंबर इज सम। तो 10 प्लस 20 का सम हमारे पास क्या होता है 30, तो वो ऐसे प्रिंट कर देगा सम ऑफ टू नंबर इज 30। सही है। थर्ड फंक्शन क्या होता है, जो कि हमारे पास कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, यानी पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट कुछ ले नहीं रहा होता पर कुछ रिटर्न कर रहा होता है, जिसमें हमने इसी को एडिशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि हमने फॉर सपोज एक स्टैटिक एडिशन यानी 10 और 20 के हमें एडिशन चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ 10 एंड 20 को प्लस कर देंगे, सम में सेव करवाएंगे और फिर रिटर्न कर देंगे सम को। अब जो सम रिटर्न होगा ना वो एक तरीके से इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, और यहाँ पे हमने रिटर्न वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है इज इक्वल टू ऐड फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर हम लिख दिया कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कुछ वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये कॉल फंक्शन होगा, यहाँ पे सम करेगा 10 और 20 का और रिटर्न कर देगा 30। तो 30 जो होगा यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, और वैल्यू 30 रिटर्न वैल्यू के अंदर सेव हो जाएगी। सही है, 30 वैल्यू, अब रिटर्न वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है वो 30 है। सही है, जो इंटीजर है, और हमने इको किया है रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन इज फंक्शन, और रिटर्न वैल्यू जो थी 30 वो यहाँ पे शो हो रही है हमारे पास। लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो कि वैल्यू एक्सेप्ट भी करता है और वैल्यू रिटर्न भी करता है। सही है, तो हमने यही ऐड फंक्शन बनाया जो कि दो वैल्यू ले रहा है num1 और num2। अच्छा, ये num1 और num2 जो है वो वेरिएबल है। आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मल्टीपल भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, आप 3 दे सकते हो, एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। सही है, तो 2 आर्ग्यूमेंट हमने लिए, इसको प्लस किया और रिटर्न कर दिया सम, और रिटर्न वैल्यू के अंदर हमने लिखा है ऐड फंक्शन, बिल्कुल उसी की तरह के सिंपल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 10 और 20, यानी num1 वेरिएबल के अंदर 10 पास हो गया और num2 के अंदर 20 पास हो गया, और फिर हमने ऐड फंक्शन किया, यहाँ पे दोनों वैल्यू को प्लस कर रहा है num1 num2, यानी 30 वैल्यू हमारे पास सम में गई और सम को हमने रिटर्न कर दिया 30। तो अब रिटर्न वैल्यू के अंदर 30 बाय डिफ़ॉल्ट आ गया जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया, और हमने इको कर दिया रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन इज़ 30। तो रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन कॉलन 30 हमारे पास शो हो जाएगा। इसी तरह की सेम फंक्शन सेम नज़र आ रहा है, पर ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आर्ग्यूमेंट में जा रही है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वैल्यू नहीं जा रही थी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है। सही है, अब जो हम बना रहे हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है। जो पहले हमने देखे थे वो बिल्ड इन फंक्शंस थे। सही है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसको बोलते हैं, जो कि यूज़र अपनी हेल्प के लिए खुद बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास PHP डेट और टाइम है। सही है, तो पहले हम गेट डेट देख लेते हैं कि डेट को हम कैसे फैच करते हैं अपने पीसी के ऊपर से। तो पीसी का लोकल टाइम हमारे पास यहाँ पे फैच हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे हम डेट DATE डेट, और ये भी हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन है। सही है, यहाँ पे ये पैरामीटर्स हमारे पास लेता है जो कि एक तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास है, जैसे डी रिप्रेजेंट डे। सही है, तो वो हमारे पास कौन सा दिन है, हमारे पास टोटल एक तरीके की तारीख बताओ कि कौन सी डेट है हमारे पास आज। तो 1 to 31। सही है, तो रिटर्न वैल्यू जो इसकी होती है 1 से लेकर 31 होती है, और एम जो होता है वो मंथ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी रिटर्न वैल्यू जो होती है 1 से 12 तक होती है। वाई होता है वो ईयर होता है, कौन सा साल है हमारे पास, तो उसकी रिटर्न वैल्यू हमारे पास 4 डिजिट्स में होती है। सही है, 2000 है, 2020 है। सही है, एल लोअर केस एल है, ये आई नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कौन सा डे है। सही है, वीक के अंदर। सही है, तो कौन सा डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। सही है, तो आप इन कैरेक्टर्स को, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है या डॉट है, सही है, इनको आप यूज़ कर सकते हो, डैश यूज़ कर सकते हो बिटवीन इन डिजिट्स के, और ये सेपरेट करता है हमारा डेट फॉर्मेट में हमारे पास वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ इको किया है टुडे इज़, और फिर डॉट साइन, डॉट मैंने बताया कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और डेट लिखी है, डेट के अंदर हमने वाई लिखा है। सही है, वाई कैपिटल वाई, और फिर एम लिखा है स्मॉल एम, और फिर डी लिखा है। तो ये ईयर, मंथ और डे रिटर्न करेगा, और इसको सेपरेट कर रहा है फॉरवर्ड स्लैश से, जैसे मैंने बताया कि आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिटर्न हो रही है वो 2020 11 और 3 तारीख, यानी डेट जो है वो 3 है, मंथ जो है वो 11 है, और ईयर है वो 2020 है। इसका फॉर्मेट अगर डे पहले लिखते हैं, मंथ बाद में लिखते हो, ईयर इसके बाद में लिखते हैं, यानी डे और ईयर रिप्लेस होता है, तो वो ऐसे आता 3/11/2020। सही है, सेकंड में मैंने क्या किया है, इसको आप डॉट से सेपरेट किया है, तो ईयर, मंथ और डे। सही है, तो 2020 डॉट 11 डॉट
3, सही है। डॉट आप इसको कॉन्केटिनेशन बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। बाकी एक तरह से सेपरेट कर रहा है हमारे पास डेट फॉर्मेट्स को। और हर आपने ब्रेक लाइन किया हुआ है, यहाँ पे भी कॉन्केटिनेशन है और फिर ब्रेक लाइन किया है, क्योंकि वो न्यू लाइन पे हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पे हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है और लास्ट में हमें लिखा है टुडेज कॉन्केटिनेशन किया है, डेट में एल लिखा है। एल से हमें पास तारीख पता चल जाएगा कि आज डे कौन सा है। तो क्योंकि 3/11/2020 को हमारे पास ट्यूसडे था, सही है। तो ट्यूसडे हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे डेट में। अब हम टाइम देख लेते हैं, तो गेट अ टाइम। तो टाइम के हमारे पास करेक्टर जो होते हैं वो एच होता है, कैपिटल एच, स्मॉल एच, आई, स्मॉल आई, एस और ए। तो ये जो इसके जो एब्रीवेशन है ना, कैपिटल एच, ये जिस फॉर्मेट में है ना, ये सेंसिटिव होता है। अगर आप कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच लिखोगे और ये आप सोचोगे कि वो 0 to 23 आवर्स में हमें टाइम रिटर्न करेगा, तो वैसा नहीं होता। वो हमारे पास 1 to 12 आवर्स में हमारे पास टाइम रिटर्न करता है। तो 24 आवर्स में अगर आपको फॉर्मेट में टाइम चाहिए तो आप कैपिटल एच इस्तेमाल करोगे, और अगर 12 आवर फॉर्मेट में टाइम चाहिए तो स्मॉल एच इस्तेमाल करोगे। और मिनट्स, अगर मिनट्स चाहिए तो आई इस्तेमाल करते हो मिनट्स में, जो कि 0 to 59 मिनट्स वैल्यू रिटर्न करता है। एस हमारे पास सेकंड रिटर्न करता है 0 to 59। और ए हमारे पास कौन सा उस वक्त समय हो रहा है, एम हो रहा है, पीएम हो रहा है, वो रिटर्न करता है, सही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इको द टाइम इज़, डेट लिखा है, सही है। और फिर इसके बाद एच, और फिर अच्छा, इसको सेपरेट जो किया है मैंने वो कॉलन से सेपरेट किया है। यहाँ पे आप कॉलन यूज़ कर सकते हो, सही है, जो डबल डॉट होता है। तो एच टोटल, आर कौन सा हो रहा है, सही है। इसके बाद आई इज़ फॉर जो मिनट क्या हो रहा है, और एस इज़ फॉर सेकंड, और फिर हमने ए लिखा है। तो 3, 55 और 30 सेकंड, तो 3 hour 55 minute 30 सेकंड और PM, सही है। तो ये रिटर्न हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट जो होती है, जो कि हमारे पास सिंपल जो फाइल होता है, जो एक्सटर्नल सोर्स से हमारे पास फाइल्स को अपने करंट जो वर्किंग कोड होता है उसमें हमें यूज़ करना होता है फाइल को, तो हम यूज़ करते हैं इंक्लूड और रिक्वायर। तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, इंक्लूड लिखते हो और फिर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर आप फाइल का नाम लिखते हो। अगर सेम डायरेक्टरी में मौजूद है तो सिंपल नाम लिखते हो, अगर डिफरेंट में मौजूद है तो आपको पाथ बताना पड़ता है इसमें। रिक्वायर्ड भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल यही फॉर्मेट है। इंक्लूड और रिक्वायर में फ़र्क ये है कि इंक्लूड विल प्रोड्यूस अ फैटल एरर, सही है, एंड स्टॉप द स्क्रिप्ट। तो सॉरी, रिक्वायर विल प्रोड्यूस अ फैटल एरर। तो अगर फॉर सपोज आपकी फ़ाइल डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है जहाँ से आपको फ़ाइल लेनी है, या फाइल का नाम गलत है, तो वो एक एरर प्रोड्यूस कर देगा। जबकि इंक्लूड जो होगा वो सिंपल वार्निंग प्रोड्यूस करता है, अगर आपकी फ़ाइल उस डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है या उसका नाम गलत है, सही है। तो आप इसका खाली एक वार्निंग मैसेज शो हो जाता है हमारे पास कि ये फ़ाइल आपकी मौजूद नहीं है। तो जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो PHP फाइल हैंडलिंग है। हम इस पे देखेंगे कैसे हम टेक्स्ट फाइल को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने abc.text.txt की फ़ाइल है, उसके ऊपर कुछ डेटा है। हेलो माय नेम इज़ जॉन, फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है यू आर अ नाइस पर्सन, और फिर नाइस टू सी यू। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो रीड फाइल फंक्शन है। जो रीड फाइल फंक्शन होता है वो हमारे पास जो बफर के अंदर वैल्यू हमारे पास सेव कर देता है फाइल की। तो हम सिंपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे इको रीड फाइल ABC, यानी फाइल का नाम डॉट टेक्स्ट, सही है। तो इससे क्या होगा कि जो फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो हमारे पास बफर में सेव हो जाएगा, और वो हमारे पास रिटर्न कर रहा है बफर। तो जो वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो हमारे पास प्रिंट हो रही है, जो रिटर्न वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें प्रिंट होती है, जो रिटर्न वैल्यू जो होती है। पहली, पूरा जो फाइल के अंदर डेटा है वो हमारे पास रिटर्न हो रहा है, और इसके साथ साथ लेंथ ऑफ करेक्टर्स या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सही है। तो हेलो माय नेम इज़ जॉन, यू आर अ नाइस पर्सन, नाइस टू सी यू, ये पूरे एक लाइन के अंदर हमारे पास डेटा शो हमारे पास हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है 57 का मतलब ये है कि जो करेक्टर्स जिस पूरे स्ट्रिंग में है ना, इंक्लूडिंग स्पेस, तो H पहला करेक्टर है, E दूसरा करेक्टर है, ऐसे आप अगर करेक्टर काउंट करो तो वो टोटल 57 करेक्टर्स की स्ट्रिंग है ये। तो वो ये दो चीज़ें रिटर्न हो रही है हमारे पास, पर दोनों चीज़ें कॉन्केटिनेट हुई हुई है, यानी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही चीज़ रिटर्न हो रही है। इसके बाद जो फंक्शन है वो एफ रीड फंक्शन है। एफ रीड फंक्शंस बिल्कुल हमारे पास रीड फाइल फंक्शन की तरह ही होता है। सिंपल ये है कि इसके अंदर हमारे पास लेंथ हमारे पास बस नज़र नहीं आती है। सिंपल हमारे पास एक लाइन ऑफ जो स्टेटमेंट है, जो टेक्स्ट फाइल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे पास
सिंपल शो होता है, खाली कैरेक्टर इसमें विजिबल नहीं है। जैसे कि सिंपल वही सेम टू सेम टेक्स्ट फाइल है। हमने यहाँ पे माई फाइल का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एफ ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए हम लिखते हैं एफ ओपन, सही है, और फिर फाइल का नाम और फिर फाइल को किस मोड में हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे आर स्टैंड फॉर रीड मोड, ए स्टैंड फॉर अपेंड और डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट मोड। अपेंड और राइट मोड का डिफरेंस मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे रीड मोड है, रीड मोड में सिंपल हम फाइल को रीड कर रहे होते, और डाई अनेबल टू ओपन फाइल, इसका मतलब ये फॉर सपोज अगर ये फाइल abc.txt फाइल मौजूद नहीं है डायरेक्टरी में, या इसका पाथ हमने गलत डाल दिया, या फाइल का नाम हमने गलत डाल दिया, तो वो फाइल में एरर आएगा। तो एरर को ओवरकम करने के लिए हमने लिखा है और डाई। डाई का मतलब है अगर एरर आए तो आप अनेबल टू ओपन को प्रिंट कर दो या इको कर दो। तो अनेबल टू ओपन फाइल हमारे पास इको हो जाएगा अगर ये फाइल मौजूद नहीं है। इन केस हमारे इस केस के अंदर हमारे पास फाइल मौजूद है ABC, तो ये फाइल ओपन हो रही है। इसके बाद हमने इको किया एफ रीड, और एफ रीड के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो फाइल हमने जो ओपन की इस वेरिएबल में, वो है वेरिएबल का नाम, और फिर इसके बाद साइज़ ऑफ दैट फाइल। तो फाइल का साइज़ मालूम करने के लिए एक फंक्शन होता है एफ साइज़, फाइल साइज़, जिससे हमें फाइल का साइज़ मालूम हो जाता है। यानी फ़ाइल की साइज़ क्या है, 4 KB है, 2 KB है, या MBs में फ़ाइल है, तो वो फाइल का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें फ़ाइल की साइज़ मालूम हो जाती है। तो एफ रीड हमारे पास 2 पैरामीटर ले रहा है, फर्स्ट जो फाइल जो हमने ओपन की है वो, और फिर फाइल का साइज़, और वो रिटर्न करता है हमारे पास टोटल जो फाइल के अंदर जो डेटा है, सही है, स्ट्रिंग जो फाइल के अंदर है वो हमारे पास रिटर्न हो रही है, इको हो रही है, यानी हेलो माय नेम इज़ जॉन, यू आर अ नाइस पर्सन, नाइस टू सी यू, सही है, ये पूरी स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न हो रही है। और फिर हमने एफ क्लोज जो फाइल को क्लोज़ कर रहा है, सही है, एफ ओपन से फाइल ओपन होती है, एफ क्लोज से हमारे पास फाइल क्लोज हो जाती है। एफ गेट जो होता है वो हमारे पास फाइल की डेटा को सेम टू सेम उसी तरीके से फेच करता है, पर इसमें फ़र्क ये है वो सिंगल सब फर्स्ट लाइन ऑफ डेटा को ही फेच करता है। यानी अगर हमने लिखा है माई फाइल एफ ओपन, फाइल का नाम, और रीड मोड में हमने लिखा है, और फिर सिंपल और डाई लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर फाइल में एरर आता है तो वो डाई स्टेटमेंट हमारे पास रन होगी। और फिर हमने इको किया एफ गेट और फाइल का नाम। इससे क्या होगा कि टोटल फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, जो फर्स्ट लाइन है फाइल की, यानी हेलो माय नेम इज़ जॉन, वो ही हमारे पास रिटर्न होगी, वही हमारे पास फैच होगी, वही हमारे पास गेट होगी। तो एफ गेट हमारे पास सिंपल ये है एफ गेट, और एफ रीड में फ़र्क ये है कि एफ रीड है वो फुल फाइल की साइज़, यानी हमने साइज़ जो सेंड की है वो फाइल की साइज़ फुल साइज़ ऑफ, यानी फाइल का पूरे डेटा को हमने फैच किया है। जबकि एफ गेट के अंदर हमने सिंपल लिमिटेड डेटा, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डेटा माय नेम, हेलो माय नेम इज़ जॉन, जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउज़र के ऊपर, वो हमारे पास इको हो रहा है, सही है, वो हमारे पास शो हो रहा है, वो हमारे पास गेट हो रहा है, और फिर हमने फाइल क्लोज कर दी है। अब हमारे पास हम ये देख लेते हैं कि एफ राइट, जो कि हम फाइल में डेटा मैनिपुलेट करते हैं, फाइल में डेटा राइट टू लिखते हैं, तो उसके हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास मोड्स होते हैं, एक होता है राइट मोड और एक होता है अपेंड मोड। राइट मोड सिंपल फ़र्क ये राइट मोड और अपेंड मोड में, राइट मोड जो होता है वो पुराना डेटा जो फाइल होता है, जैसे हम इसको रन करते हैं, राइट फाइल में कुछ राइट करते हैं, तो पुराना डेटा जो होता है उसको वाइप कर देता है, उसको ड्राइव कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, और उसकी जगह पे जो करंट डेटा जो हम टाइप कर रहे हैं फाइल में, जो डाल रहे हैं जो फाइल में, वो डेटा को राइट कर देगा। यानी अगर फाइल में पहले जो डेटा था, फॉर सपोज हेलो माय नेम इज़ जॉन, और अगर हम राइट करेंगे राइट मोड में, तो वो जॉन डॉय और जो जैन डॉय जो हम लिख रहे हैं वो लिख देगा और पुराने डेटा को रिमूव कर देगा। जबकि अपेंड मोड जो होता है वो डेटा को रिमूव नहीं करता, उसके बाद नेक्स्ट डेटा को इंसर्ट कर देता है। यानी जो सपोज जॉन डॉय और जैन डॉय लिखा हुआ था और हम राइट मोड अपेंड मोड में चलाएंगे, तो इसके बाद जॉन डॉय और जैन डॉय, मुझे टन ट्विस्टर लग रहा है ये, तो वो इसको राइट करता जाएगा, पुराने डेटा को वाइप आउट नहीं करता, सही है। यहाँ पे हमने सिंपल एक फ़ाइल वही इसी तरीके से फाइल ओपन की है, और अगर फाइल एरर आता है तो अनेबल टू ओपन फाइल है, और हमने टेक्स्ट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने जॉन डॉय लिखा है, और न्यू लाइन का एक स्पेसिफायर डाल दिया है जो ये स्पेस बैकवर्ड स्लैश और एन से, इसका मतलब होता है कि लाइन न्यू लाइन पे चले जाओ, सही है। इसका सिंपल मतलब होता है, हम BR का टैग भी लगा सकते थे, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर एफ राइट मेथड से हमने फाइल के ऊपर जो फाइल है, करंट फाइल जो हमने ओपन की है, हमने यहाँ पे पास किया, और इसके ऊपर जो हमने राइट करवाना है टेक्स्ट वो हमने लिख दिया। और फिर इसके बाद नया टेक्स्ट, यानी उसी टेक्स्ट के वेरिएबल को हमने ओवरराइट किया, जैन डॉय लिखा, और
और जेंडॉय के अंदर हमने ना उसी तरीके से हमने वो फाइल सेंड की और फिर टेक्स्ट हमने लिखा है और फिर हमने इसको हमने पास करवा दिया, तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जेंडॉय सेंड हो गया और इसी तरीके से एक न्यू लाइन के ऊपर हम चले गए। सही है, तो वो पुराने डेटा को वाइप कर दिया और नया डेटा को उसने इन कर दिया। इसी तरीके से जो अपेंड मेथड है उस पर भी यही सिंपल कोड है। सिंपल हमने जो फाइल को ओपन किया है उसको अपेंड, यानी यहाँ पे जो ए लिखा है स्टैंड फॉर अपेंड, इसको हमने अपेंड मोड में किया और जैसे हम राइट कर रहे हैं तो क्योंकि वो न्यू लाइन पे चला गया था उस वक्त पे, हमने जो लास्ट जो अपने लाइन लिखी थी उसके बाद हमने न्यू लाइन पे गए थे, तो इस वजह से वो न्यू लाइन पे जॉन डॉय और जेन डॉय प्रिंट कर रहा है और फिर इसको वापसी न्यू लाइन पे लेके जा रहा है। इस केस के अंदर मैंने टोटल 3 बार अपने प्रोग्राम को चलाया है, यानी 3 बार अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, इस वजह से वो 3 टाइम हमारे पास फाइल में जॉन डॉय जेन डॉय जॉन डॉय जेन डॉय जॉन डॉय जेन डॉय टर्न ट्विस्टर है। सही है, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास प्रिंट फाइल के ऊपर राइट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल हैंडलिंग ख़त्म हो जाता है और फाइनली हमारे पास जो लास्ट स्क्रीन है जिसमें हमारे पास फाइनल टास्क है जो कि आपके लिए है। इसका कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर पहले आप अपना थोड़ा सा अपनी कोडिंग करें और देखें कि आपको कितना इस वीडियो में कवर, जितना भी मैंने चीज़ें पढ़ाई है उस सब को सम अप करके ये कोड है जिसमें आपको करना क्या है। सिंपल मैं बता देता हूँ। आपको एक रैंडम फंक्शन जनरेटर बनाना है PHP का यूज़ करके। इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग होगी, सही है, आपको एक स्ट्रिंग होगी जो इसमें लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, सही है, और नंबर्स और करेक्टर्स जो होते हैं स्पेशल करेक्टर, @ सही है, स्लैश, हैशटैग, $, मॉड्यूलस की साइन, सही है, एक्सपोनेंट की साइन, ये सारी स्पेशल करेक्टर्स को मिला के एक पैटर्न बनाना है या पासवर्ड जनरेट करना है जो कि हर वक्त रैंडम होगा। हमने स्ट्रिंग रैंडम यूज़ किया, हमने फाइलिंग यूज़ की, हमने लूप्स यूज़ किया, हमने एरेज यूज़ किए, तो ये इस सब को आपको यूज़ करना है, फाइलिंग यूज़ करनी है। आखिर में आप जब भी कोई रैंडम नंबर जनरेट करते हो तो वो जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो फर्स्ट रिफ़्रेश पे कुछ ऐसा नंबर आ रहा है, सेकंड रिफ़्रेश पे ऐसा नंबर आ रहा है, और हर रिफ़्रेश पे जब जो आपके पास नंबर जनरेट हो रहा है ना वो आपको एक फ़ाइल में सेव करवाना है। इस बार अपेंड मेथड यूज़ करना है क्योंकि वो राइट मेथड यूज़ करोगे तो पुराना वाला जो पासवर्ड होगा उसको वो ओवर राइट कर देगा, यानी उसको रिमूव कर देगा। तो अपेंड मेथड यूज़ करना है तो हर बार एक नया पासवर्ड आपको फाइल में नज़र आएगा। और इसमें एक और चीज़ है, आपको जो फंक्शंस यूज़ करने हैं उसके अंदर वो है कि आप फंक्शन में टोटल लेंथ ऑफ करेक्टर्स बताओगे कि कितने करेक्टर्स का पासवर्ड आपको चाहिए। आप फॉर सपोज अगर 10 पास कर रहा हूँ मैं आर्ग्यूमेंट में तो 10 करेक्टर ऑफ पासवर्ड, 10 रैंडम करेक्टर्स ऑफ पासवर्ड हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं 15 यूज़ कर रहा हूँ तो 15 करेक्टर्स ऑफ पासवर्ड शो हो रहा है। अगर मैं 25, 50 शो करूँ तो 50 करेक्टर्स ऑफ पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो होने चाहिए। तो ये दो एक तरीके से स्क्रीनशॉट है, डेमो है कि कैसे ये हमारे पास शो हो रहे हैं पासवर्ड, और ये फाइल के अंदर password.list फाइल के ऊपर ये सारे जो पासवर्ड है जितने भी जनरेट हुए हैं वो सेव होते जाते हैं। सही है, तो इसका सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आज के लिए PHP हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट PHP के अंदर हमने PHP और MySQL की कनेक्टिविटी देखनी है, कैसे हम डेटाबेस के साथ PHP को कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड पे जाएंगे। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।